तो लास्ट हम लोगों ने यहाँ पे एक कमेटी के बारे में पढ़ा था। हमने ऑडिट कमेटी के रोल के बारे में पढ़ा था कि ऑडिट कमेटी का क्या रोल है ना। ये टॉपिक हमने जो है वो लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है कि भाई ऑडिट कमेटी का रोल क्या होता है। अब ऑडिट कमेटी के बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। अब जो हम कोड पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। ठीक है। उस कोड में बेसिकली यहाँ पे सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करी गई हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स। किसके लिए करी गई है? बोर्ड के लिए करी गई है। ठीक है, तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेटा हमारे बोर्ड की है ना। इनमें से एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके बारे में अभी अपने को डिस्कस करना है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क है क्या, कंसेप्ट समझते हो रिस्क का क्या है, व्हाट इज रिस्क? ऐसा नहीं कि रिस्क के बारे में आप पहली बार पढ़ रहे हो, या आपने स्कूल्स में भी पढ़ा होगा कि रिस्क क्या होता है। बिजनेस में आपने थोड़ा बहुत रिस्क के बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा? इतने अर्शित। एम आई ऑडिबल अर्शदीप विदिन? बताना मेरे को भी। यस सर। हम्म। तो रिस्क के बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा? फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर, पढ़ा है। पढ़ा है। क्या जानते हो रिस्क के बारे में भाई? व्हाट इज रिस्क? बिजनेस रिस्क क्या होता है? अर्शदीप बता सकते हो मुझे बिजनेस रिस्क क्या? व्हाट इज बिजनेस रिस्क? चलो कोई नहीं, मैं ही कहूँ देता हूँ। ठीक है। तो रिस्क के बारे में क्या है कि भाई ये कंसीडर करो इस कंसेप्ट को कि भाई रिस्क, कोई भी आप बिजनेस करते हो ना, देयर आर सर्टेन रिस्क जो आप उस बिजनेस में आपको फील होंगे। ठीक है। और आप अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को देखिए, आपको इस चीज समझ में आ जाएगी। बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सारे रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। नाउ कंसीडर, ये चीज आप समझिए कि बोर्ड का क्या काम है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इन्होंने एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड को दी है। द मेन एम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज टू प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस that could negatively impact the profitability of the company and stop it achieving its strategic goals. तो रिस्क मैनेजमेंट की में मेजर हम लोगों का क्या करना क्या है, बेसिकली अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस वर्ड इन लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। तो उन अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस से अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना, ऐसी परिस्थितियां जिनसे कि कंपनी को नेगेटिवली, उसकी प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो, और वो कंपनी जो है, वो बिजनेस जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव नहीं कर पाए। ये बेसिकली हम लोगों का रिस्क मैनेजमेंट का एम है। ठीक है। देख, कोई भी कंपनी के बारे में आप ये समझिए कि बड़ी डिफिकल्टी जो है वो ये है, कोई भी बिजनेस जो है ना उसके लिए आने वाले समय में क्या रिस्क है इस चीज को पहचानना। आज आप बिजनेस कर रहे हो, आपने एक मेजर इन्वेस्टमेंट किया, अपना नहीं किया, दुनिया अपने साथ बहुत सारे लोगों का बिजनेस में मेजर इन्वेस्टमेंट आपने करा दिया। ठीक है। तो उस बिजनेस को अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस से बचाना बहुत जरूरी है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई आने वाले समय में आपके बिजनेस के लिए क्या रिस्क हो सकते हैं, है ना। रिगार्डिंग टू कंपटीशन, रिगार्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, रिगार्डिंग टू टेक्नोलॉजीज, है ना। और बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं जिनके बारे में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन रिस्क को अर्लियर स्टेजेस पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो एक समय के बाद आपके बिजनेस में उन उन चीजों की वजह से
ऐसा होगा कि आप उस बिजनेस को या तो कंटिन्यू नहीं कर पाओगे या वो बिजनेस बंद हो जाएंगे। ठीक है, या उनमें आपको एक बड़ा नुकसान होगा, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे बिजनेसेस को संभालना, चलाना। तो इस चीज को समझिए कि ये एक बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि आप अपने बिजनेस के रिस्क को समझें, उसको मैनेज करें, उसको रिड्यूस करें जितना हो सकता है ना भाई? बात समझ में आ रही है मेरी यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो अब ये ड्यूटी इट इज टू बी डन बाय द बोर्ड। ठीक है, अब बोर्ड एज अ होल वैसे तो रिस्पॉन्सिबल है इस काम को करने के लिए, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ने इस चीज को कैसे किया है, तो उन्होंने बोला है कि भाई इतनी सारी हम लोगों ने कमिटियां बनाई है, एक कमिटी और बना देते हैं जिसको हम लोग रिस्क कमिटी कहेंगे। क्या कहेंगे भाई इसको हम यहाँ पे? रिस्क कमेटी कहेंगे। तो एक कमेटी का फॉर्मेशन आपने और कर दिया यहाँ पे। ठीक है। The board must monitor the company risk assessment and internal control system annually। तो एज अ होल तो बोर्ड का काम है एनुअली बोर्ड को ये देखना है कि हम लोगों के पास हमारा रिस्क असेसमेंट को लेकर के क्या प्रोसेसेस हैं, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। एनुअली एक बार बोर्ड को ये देखना ही देखना है कि हमारे कंपनी मॉनिटरिंग कंपनी का रिस्क असेसमेंट सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है। ठीक है, इसके लिए स्पेशली एक रिस्क कमिटी बनाई जाएगी। ठीक है, जो ये काम करेगी, द रिस्क कमिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग द बोर्ड ऑन द कंपनीज रिस्क एपेटाइट, reviewing and approving the risk management strategy and advising the board on the risk exposure। तो एक रिस्क कमिटी कमिटी बनाई जाएगी जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कंपनी के रिस्क एपेटाइट के बारे में बोर्ड को यहाँ पे क्या करे, एडवाइस करे। एपेटाइट मीन्स हजम करना, है ना? तो आप जब बिजनेस करते हो, उस बिजनेस में हम कितना रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, कितना रिस्क उठाया जा सकता है ना, उसके ऊपर एडवाइस किसको करेगी? बोर्ड को करेगी। ठीक है, रिव्यू करेगी, अप्रूव करेगी, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे रिस्क को मैनेज करेंगे। उस स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना, उसको अप्रूव करना, और बोर्ड को रिस्क एक्सपोजर के बारे में एडवाइस करना कि भाई हमको किस हद तक रिस्क लेना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आई बात? यहाँ पे एक कमिटी आपने बना दी है बोर्ड का काम करने के लिए, स्पेसिफिकली रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। कितना रिस्क लेना है, कितना रिस्क हजम किया जा सकता है, कितना नुकसान, है ना? रिस्क लेने से मतलब है कि भाई हम कितना लॉस उठाने के लिए तैयार हैं, है ना? कैलकुलेटेड रिस्क की हम लोग बात कर रहे हैं। आप अगर कोई काम करते हो तो आपको समझना चाहिए कि अगर मुझे उसमें नुकसान भी हो गया तो मेरे को कितना नुकसान होगा। ठीक है, क्या ये लॉस मैं बियर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि अगर ये लॉस हो जाए से मेरे को इतना इम्पैक्ट हो जाए कि मैं आगे काम ही नहीं कर पाऊँ। तो आपको अपना रिस्क एपेटाइट डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे काम हमारे कौन करेगी? हमारे लिए हमारी रिस्क कमिटी करेगी। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस सर। कंपनी फेस मैनी रिस्क। अब इन्होंने सर्टेन एग्जांपल्स आ गए कि भाई कंपनी में तरह तरह के रिस्क उसको फेस करने पड़ते हैं। टेक्नोलॉजी का हो गया, की स्टाफ्स के जाने का हो गया, आईटी सिस्टम्स का कैटेस्ट्रॉफिक फेलियर हो गया, सरकार ने नई कोई पॉलिसी बना दी, नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, ये सब हमारे रिस्क के एग्जाम्पल है। ठीक है, companies need mechanism to place to identify and then assess those risks, and so doing rank risk in terms of their relative importance by scoring them with regard to their likelihood and potential impact। This could be take the form of a risk map। A risk map enables the company to assess the likelihood or probability of a risk occurring and the likely impact to the company। ठीक है, ये आप काम कैसे कर सकते हो, उन्होंने थोड़ा सा समझाया कि ये काम कैसे किया जा सकता है ना। ये काम कैसे किया जा सकता है, इन्होंने ये समझाया कि भी कंपनीज को एक मैकेनिज्म चाहिए बेसिकली दो कामों के लिए ना। तो अगर आप कंपनी के बोर्ड में, तो ये समझिए कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको एक मैकेनिज्म चाहिए जिससे दो काम किए जा सकें। एक तो रिस्क का आइडेंटिफिकेशन हो और उसका असेसमेंट हो पाए। पहले पहचानना कि भाई रिस्क है क्या, है ना, और बाद में उसका असेसमेंट करना कि भाई उससे कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है। और ये करने के लिए इन्होंने एक छोटी सी गाइडलाइन आपको दी है कि भाई आप किसी भी रिस्क को, कि भाई वो रिस्क कितना ज्यादा
प्रायोरिटी पे है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मैप बना सकते हैं जिसमें उसका लाइक्लीहुड एंड पोटेंशियल की बेसिस पे आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, उसकी नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, रिस्क को का कैटेगराइजेशन आप इस इन दो बेसिस पे करो, लाइक्लीहुड और उसका पोटेंशियल। ठीक है, इसके बेसिस पे आप क्या कीजिए, कैटेगराइजेशन कीजिए। लाइक्लीहुड का मतलब क्या होता है, उसकी होने की चांसेस कितने ज्यादा है। ठीक है, जैसे अगर आपको पता चल रहा है भाई गवर्नमेंट अब कोई नया चेंज करने वाली है, अब आपको क्या लग रहा है कि भाई ये कितना लाइक्लीहुड है कि ये करेगी नहीं करेगी, और उसका पोटेंशियल अगर ऐसा हुआ तो वो किस हद तक हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, है ना। दिस इज समथिंग that you have to do. You have to categorize your risk on the basis of likelihood and the potentials. ठीक है भाई, समझ में आई बात यहाँ पे, हाँ या ना। उससे उससे आपको पता चल जाएगा हमें किस रिस्क को लेकर के पहले काम करना है ना। वंस आइडेंटिफाई द कंपनी मस्ट डिसाइड एन एप्रोप्रिएट वेज टू मैनेज। और एक बार जब आप रिस्क का आइडेंटिफिकेशन कर लें, उसका असेसमेंट कर लें, तो कंपनी को फिर यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट मेजरमेंट ढूंढना पड़ता है कि हम इस रिस्क को मैनेज कैसे करें। जब आपको पता चल गया है कि भाई ये रिस्क है और इससे ये नुकसान हो सकता है, तो फिर हम करेंगे क्या, हमें कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा ना कि भाई अगर ऐसा होगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे। यस और नो, हाँ या ना। यस सर। कि कुछ सर्टेन एग्जांपल, जैसे कि आप अपना रिस्क किसी और को ट्रांसफर कर, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक इंश्योरेंस, आउटसोर्सिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये ट्रांसफरिंग द रिस्क, उन्होंने बोला भाई खतरा अगर है आपको है और आपको लग रहा है ऐसा हो जाएगा, तो आप जैसे से फॉर एग्जांपल आपने अपना एक इंश्योरेंस करा लिया है, या फिर आपने अपने बिजनेस का जो है कोई पार्ट यहाँ पे आउटसोर्स कर दिया है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। या फिर आप रिस्क को अवॉइड भी कर सकते हो, वो काम आप बंद करके। ठीक है, रिड्यूसिंग द रिस्क बाय इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव सिस्टम्स एंड कंट्रोल। तो या फिर आप इफेक्टिव सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। या फिर आप सिंपली रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हो और उसके कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस को आप क्या करेंगे, बियर करेंगे, ये सब चीजें। अभी अभी रिसेंटली वो विजय माल्या के बारे में आपने सुना होगा, तो एक बहुत पॉडकास्ट उसका फेमस हो रहा है, जिस वजह से लोगों को पता चला है कि भाई अच्छा, उसकी उसकी साइड ऑफ स्टोरी भी सुनने को मिली है ना। सुना आप लोगों ने, या सुनो, नहीं सुना सर। नहीं सुना क्या, किसी ने नहीं आप दोनों ने नहीं सुना, आयुषदीप आपने भी नहीं सुना, इधर आपने भी नहीं सुना। नहीं सर। तो वो यस सर, पॉडकास्ट देख जब वो लिया। सुना, वो मतलब ऐसे, मतलब उसके लिए नहीं कि भाई वो कि पार्ट ऑफ स्टोरी क्या है, मतलब उसने बेसिकली उसमें कैसे उसने बिजनेस किया और वो कैसे लिकर बिजनेस के अंदर वो इतना हाइट पे जा पाया है, उसको उन्होंने समझाया। तो हुआ क्या था, मतलब जैसे ये अभी ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट की बात आई ना, तो इस एक बहुत अच्छा एग्जांपल उसमें देखने के लिए मिल रहा है। देवर इनटू द डिस्कशन ऑन द पॉडकास्ट, और वो कहता है कि मेरे फादर थे एंड ये लिकर बिजनेस, आप लोगों को पता होगा कि विजय माल्या ही इज इनटू अ लिकर बिजनेस, है ना। यस और नो, किंगफिशर करके एक ब्रांड है, बेसिकली यस। यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड, यूबीएल करके है। वो एक कंपनी है जो वो ओन करते हैं, है ना। पता नहीं पता। और पता है सर। वो इंडिया की सबसे बड़ी लिकर कंपनी है, यूनाइटेड बेवरेजेस, है ना। तो उस टाइम पे मुरारजी देसाई, मतलब अभी जब मैं पॉडकास्ट देख रहा था तो मेरे को भी अभी ये पता लगा, बट इट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल। मुरारजी देसाई वाज दी देन प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे थे, और उन्होंने ये बात बोली कि भाई लिकर को ऑल इंडिया बैन कर देना चाहिए। अभी भी आपने देखा होगा इंडिया में कुछ स्टेट्स के अंदर लिकर बैन है, यस और नो। यस सर, गुजरात में है। हाँ, गुजरात में है, बिहार में है, लिकर बैन है। तो अब उस टाइम पे मुरारजी देसाई सेड कि भी ये करना चाहिए, बट तो उस वक्त जो लिकर बनाने वाली कंपनी थी बहुत सारी, और जब उनको ये पता लगा, ऐसी कोई पॉलिसी बनाई नहीं थी, बट इससे उनको इंटेंशन दिख रही थी। तो सिर्फ अब आपको पता चल गया कि वे सरकार ऐसा कुछ कर सकती है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ना, कि आपके अगर कंपनी और बोर्ड है और उनको दिख रहा है कि भाई ऐसा कुछ करंटली हुआ है, तो आप कैसे, आपको अपने बिजनेस को बचाना है, यस और नो, हाँ या ना, यस कि हम सर। क्या करेंगे इसमें। तो उसने वो पॉडकास्ट में सुन रहा था एंड ही सेड कि उसके फादर को ये चीज पता थी कि इंडिया इट इज अ वेरी डिफिकल्ट कंट्री, जहां पे आप ये बोलो कि हम पूरी तरीके से लिकर बैन कर दें, क्योंकि देखो हमारी सरकार
लिकर पे बहुत सारा टैक्स से बेनिफिट होता है ना, सरकार इन चीजों के ऊपर बहुत सारा टैक्स लगाती है और एक मेजर रेवेन्यू इन सब चीजों से कलेक्ट होता है, तो उनको ये चीज पता थी। उन्होंने एनालाइज किया और देश में जब इस तरह की बात हुई तो बहुत सारी लिकर कंपनीज ने अपना बिजनेस बेचना चालू किया, और जो विजय माल्या के फादर थे उन्होंने उस टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस अक्वायर करे, मतलब जब लोग बिजनेस बेच रहे के निकलना जा रहे थे उस टाइम पे उन्होंने वो बिजनेसेस अक्वायर करे। ठीक है, और जब इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ तो उसकी वजह से वो इंडिया की सबसे बड़ी लिकर कंपनी के फॉर्म में बन गए। तो देखो ये एक चीज है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, और कैसे उसमें रिस्क लेने के लिए आप तैयार होते हो कि हाँ भाई ठीक है, अब लोगों को तो लग रहा है बिजनेस करेंगे बंद हो जाएगा अगर कल को गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी, और उधर विजय माल्या के फादर को लग रहा है कि ऐसा करना बहुत, उनका अपना बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने का तरीका था। उन्होंने उसको उस तरीके से स्कैन किया और उनको लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, बोलने में और होने में बहुत फर्क है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता था, अगर उस वक्त इंडिया में बैन हो जाता तो माइट भी उनको नुकसान उठाना पड़ता, है ना भाई, हाँ है ना। तो वो वो भी हो सकता था, बट दो बिजनेस में देखो, लेकिन आपको प्लान करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब बोर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वही काम करे, है ना, और इसके लिए हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में क्या बना दी है, कमिटी बना दी है। क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। यस सर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कई बार इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में टर्म यूज करी है ना, व्हाट इज एन इंटरनल कंट्रोल समझना पड़ेगा। ठीक है, वन वे ऑफ मिनिमाइजिंग द रिस्क इज टू इनकॉर्पोरेट इंटरनल कंट्रोल्स इनटू अ कंपनी सिस्टम एंड प्रोसीजर। अच्छा, रिस्क को मिनिमाइज करने का एक तरीका और भी है कि आप कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स बनाएं। ठीक है, कंपनी के सिस्टम एंड प्रोसीजर्स में इससे भी रिस्क को क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। लेटर ऑन मैं इंटरनल कंट्रोल डिस्कस करूंगा क्या होते हैं। डायरेक्टर्स की क्या जिम्मेदारी, इट इज द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल एंड मॉनिटर देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो डायरेक्टर्स की ये जिम्मेदारी है कि इंटरनल कंट्रोल्स आप सेटअप करें और मॉनिटर करें कि भी वो इंटरनल कंट्रोल्स उसको बनाया नहीं है, उनको बना करके उनको अप्लाई किया जा रहा है और वो अपना काम इफेक्टिवली कर रहे हैं। अब देखो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, किसी भी बिजनेस में ये रिस्क है कि भाई वहां पे फ्रॉड जैसी एक्टिविटीज हो सकता है, नहीं हो सकता, यस और नो। यस सर, हो सकता है। कोई भी बिजनेस में ये रिस्क होता है कि वहां पे फ्रॉड हो, और कई बार फ्रॉड नहीं भी होता है तो क्या होता है कि लोगों से गलतियां हो जाती है, एरर्स तो होते ही हैं, यस और नो। यस सर। ठीक है, इस रिस्क को रोकने के लिए क्या होता है, कोई भी बिजनेस है ना, एरर्स और फ्रॉड्स को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। तो अगर कोई फ्रॉड हो रहा है या एरर हो रहा है, इन फ्रॉड को रोकने के लिए, इन एरर्स को रोकने के लिए, ठीक है, फॉर द प्रिवेंशन, प्रिवेंशन रोकना, ताकि कोई फ्रॉड ना हो, कोई गलती ना हो हमसे। ठीक है, अगर हो गया है तो उसका डिटेक्शन, अगर कोई फ्रॉड हो भी गया ना फिर भी, तो उसको डिटेक्ट करना और उसका करेक्शन। ठीक है, अगर कोई फ्रॉड हो गया, एरर हुई है, तो उसके प्रिवेंशन, डिटेक्शन और उसके करेक्शन के लिए हम यहाँ पे कुछ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स बनाते हैं जिनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स कहते हैं। क्लियर है बात, समझ में आई यहाँ पे। यस सर। हर बिजनेस में आपको ये करना पड़ेगा। देखो एक एक होता है प्रोसेस जो कि इनहेरेंट है कोई भी बिजनेस, आप बिजनेस करोगे तो अकाउंटिंग करोगे, करना ही पड़ेगा, यस और नो, है ना। यस सर। अकाउंटिंग का प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा ना आपको, आप अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसा, जर्नल एंट्रीज होंगी, लेजर बनेगा। ठीक है, लेजर बनने के बाद फिर उसकी पोस्टिंग होती है फाइनली, और हम फाइनेंशियल स्टेट बनाते हैं। तो ये काम तो आपने कुछ अलग नहीं किया, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। परचेज आपको करनी पड़ेगी, सेल आपको करनी पड़ेगी, इसमें कुछ अलग नहीं है। ये तो जो हमारी रूटीन प्रोसेस है उनको फॉलो करनी पड़ती है, इनहेरेंट प्रोसेस है, बिजनेस करोगे तो ये सब काम तो करने
पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आई बात समझ में, हाँ या ना? ठीक है ना? अब ये बात तुमने सोचा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि अच्छा आंसर ये सब काम करने पड़े। इन्हीं सब कामों के साथ में आपको एक अलग से प्रोसेस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाया है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? और ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस क्या है, बनाया ट्रायल बैलेंस बनाया? तो डेबिट और क्रेडिट का। क्या है आपने बोलना तो? यस सर, 11th 12th में बनाया। क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस हम लोग? 11th 12th में बनवाया था सर, ठीक है। नहीं नहीं, बनाया सर तो चेक था, करते हैं भी बनाने कोई के लिए। एरर तो नहीं है, अगर दोनों का बैलेंस। दोनों का हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारा सर डेबिट इसीलिए और बनाते हैं। क्रेडिट बैलेंस बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, बस इतना सा देखने के लिए, ताकि हमको गलती मिल जाए अगर नहीं आ रहा है तो, है ना? इसलिए इतनी ये सुनो यस सर। ना। यस सर। तो आपने ये करना जरूरी नहीं था कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना ही कहीं पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, तो ये एक रूटीन प्रोसेस के अलावा एक अदर स्टेप है। इसे मैं एक इंटरनल कंट्रोल बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, ताकि हमारी अगर कोई गलती हो रही हो तो हम उसको पकड़ पाए। आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यस और नो? बीआरएस के बारे में पढ़ा है आपने, 11th अपनी काउंटिंग में पढ़ा होगा बैंक रिकंसिलिएशन। यस सर। ये भी बनाना कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट इनहेरेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जर्नल लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा ये कोई जरूरी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे बनाते हो ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमारे बैंक की पासबुक में और हमारे अकाउंट्स के अंदर जो हमने बैंक का अकाउंट मेंटेन कर रखा है उसके बीच में डिफरेंसेस क्यों, और हम उसको वापस से रिकंसाइल कर लेते हैं। करते नहीं करते ये सब, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है। अब आप ट्रेन में अगर ट्रेवल कर रहे हो एंड यू हैव बॉट अ टिकट, और आप टिकट लेकर के ट्रेन में चढ़े गए और आप वहां पे ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, आपके सामने वाला पर्सन बैठा है, उसके पास कोई टिकट नहीं है, वो भी ट्रेवल कर रहा है, आपको तो बुरा लगेगा कि यार मैं बेवकूफ का पैसे देके ट्रेवल कर रहा हूँ, है ना? सामने आ तो बिना टिकट की ट्रेवल कर रहा है, मेरे से रेलवे ने टिकट खरीद वाले, बुरा लगेगा, हाँ है ना? आपके दिमाग में आएगा ना अगली बार मैं भी बिना टिकट के ट्रेवल करूंगा, लगेगा नहीं लगेगा, हाँ या ना, ये तो बताओ। यस सर। लगेगा। हाँ। तो अब क्या है कि ये एक बात है, लेकिन मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एक अच्छे पैसेंजर हो, आपने टिकट खरीदा, आप ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन दूसरा पर्सन अच्छा पैसेंजर नहीं है, वो रेलवेज के साथ, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ्रॉड कर रहा है ना? और उसको रोकने के लिए उन्होंने एक तरीका बनाया, उन्होंने कहा कि भाई हम एक टीटी अपॉइंट कर देते हैं जो जाएगा ट्रेन में और टिकट चेक करेगा, और जो भी पर्सन यहाँ पे विदाउट टिकट ट्रेवल करता हुआ मिलेगा वो उस पर्सन को फाइन करेगा, है ना? इट इज अ कंट्रोल बेसिकली जो यस ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया है, ताकि वो अपने बिजनेस के में अपने बिजनेस में उनके साथ हो रहे फ्रॉड्स को या एरर्स को रोक सके, है ना? प्रिवेंट कर सके, अगर हो गए हैं तो उसका करेक्शन किया जा सके और उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो जब आपका बिजनेस होता है तो आप अपने बिजनेस को में अपने आप को इन सब चीजों से बचाने के लिए ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स अपनी जरूरत के लिए बनाते हैं। अब इन कंट्रोल्स को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो डायरेक्टर्स की है। आया समझ में क्लियरली यहाँ पे, यस और नो? सर। ठीक है ना? इट इज द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल्स एंड मॉनिटर द एप्लीकेशन। तो इस डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करे और ये देखे कि उनकी एप्लीकेशन को मॉनिटर करे कि क्या कैसे वो अप्लाई हो रहे हैं, और उनकी फैक्टरनेस को। ठीक है, तो अब आप जो रिस्क कंसीडर करोगे वो न्यूमरस हो सकते हैं, दे कम फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेज। द मेन एम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज टू प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस दैट कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये बेसिकली हम लोगों की बात है जो ऊपर भी पढ़ ली हमने। अब एज अ ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क को लेकर के? आपकी क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। रिस्क मैनेजमेंट का काम किसका है? कौन करेगा रिस्क मैनेजमेंट? अभी तक तो आप ये समझ गए होगे ना चीज की, ये काम किसका है, किसका है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का।
किसका है? डायरेक्टर फॉर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी से। हाँ, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कंपनी की खुद की जिम्मेदारी है, तुम करो यार, तुम्हारे से जिससे कराना है काम करो तुम। हम, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है ना। ऑडिटर का इससे कोई लेना देना नहीं। तो ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लाइंट कंट्रोल सिस्टम। तो ऑडिटर इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है कि उनके क्लाइंट किस तरीके से कंट्रोल सिस्टम्स को डिजाइन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑडिटर्स को कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस का असेसमेंट करना पड़ता है फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दे इनकॉर्पोरेट दिस इनटू देयर ओवरऑल ऑडिट रिस्क असेसमेंट व्हिच अलाउ देम टू डिजाइन देयर फर्दर। एज अ ऑडिटर हमें तो अपना काम करना और हमें ये बताना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज अफेयर एग्जिबिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैंने बहुत धीरे धीरे इस लाइन को इसलिए बोला कि आप मेरे टर्म्स सुन ले कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमारा काम क्या है कि हमें ये ओपिनियन देना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर व्यू का एग्जीबिशन करते हैं या नहीं करते। ठीक है, हर एक जो ट्रांजेक्शन बुक में रिकॉर्ड हुआ है वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, जाकर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा। हाँ या ना, यस और नो? समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? आप समझिए कि अकाउंटिंग में हर एक जो ट्रांजेक्शन होता है वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, उससे इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ेगा। जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। ठीक है, आपने कोई भी अगर जर्नल एंट्री पास करी है, ठीक है, वो अल्टीमेटली जाकर के कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो अब एज अ ऑडिटर आपको ये बताना है, आप लोग शुरू वाली क्लास में नहीं थे इसलिए मैं वापस से बोल रहा हूँ। आपको ये बताना है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या ये बिजनेस के अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर व्यू का एग्जीबिशन करते हैं या नहीं करते। इसके ऊपर आपको ओपिनियन देना होगा। ठीक है, तो कोई भी अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाकर के रिफ्लेक्ट होता है। तो एज अ ऑडिटर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम ये देखें कि क्या ये ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन सही से रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये तो आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने में तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने में कोई गलती होगी तो वो गलती फाइनली कहाँ रिफ्लेक्ट कर रही होगी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर रही होगी ना। आपने कुछ ट्रांजेक्शन ही ऐसे रिकॉर्ड कर रखे हैं जो हुए नहीं है, आपके एम्प्लॉयज ने उसके अंदर मैनिपुलेटिव ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए, तो अल्टीमेटली वो सारी की सारी चीज तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही जाएगी उठ करके। हाँ या ना, यस और नो? अब आ रही बात समझ में मेरी, हाँ या ना? यस ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शंस इंटरनल कंट्रोल से होकर के पास होकर के ही क्या जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक जाते हैं। सारे के सारे जो भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन एक इंटरनल कंट्रोल से चेक होते हैं। ठीक है, और उस इंटरनल कंट्रोल के बाद ही यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं। तो एज अ ऑडिटर मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ये असेसमेंट जरूर करूं कि जो कंपनी ने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल सेटअप किए हैं, ओवरऑल रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रिड्यूस करने के लिए यहां पे जो भी कंट्रोल सेटअप किए हैं ये अपना काम कितना इफेक्टिवली कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये कंट्रोल्स बेटा अपना काम इफेक्टिवली कर रहे होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साफ सुथरे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स नहीं जाएंगे। आया समझ में, आया ना, यस और नो? यस सर। ठीक है, और अगर ये कंट्रोल्स अपना काम कर रहे होंगे तो ऑडिटर को अपना काम कम करना पड़ेगा। देखो ऑडिटर कैसे काम करते हैं, वो टेस्टिंग के बेसिस पे काम करते हैं। तो अगर उनको दिख रहा है कि हाँ भाई इन्होंने इंटरनल कंट्रोल्स का सेटअप अच्छा कर रखा है, ठीक है, इनके इंटरनल कंट्रोल्स दे आर इफेक्टिवली वर्किंग, तो आपको अपने जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करते हो, ठीक है, आपकी जो वाउचिंग होती है, जो छोटे काम होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, वो सारे काम आपको कम करने पड़ेंगे। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, बात समझ में आई यहाँ पे, हाँ है ना? यस सर। तो आपकी जिम्मेदारी यस सर। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन को तो लेकर के नहीं है, बट इनकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने की आपकी जिम्मेदारी है।
ठीक है, वो हम करते हैं ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कितना है। ठीक है, इन एडिशन टू दिस ISA 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू DCWG। तो अगर मुझे एज अ ऑडिटर मेरे असेसमेंट के बाद एज अ ऑडिटर मुझे लगता है कि इंटरनल कंट्रोल्स में कुछ कमियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं इसके सिस्टम में, इसके डिजाइन में, इसके इम्प्लीमेंटेशन में, तो ये डेफिशिएंसीज एज अ ऑडिटर मुझे दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, कंपनी में जिन लोगों को गवर्नेंस देखनी है, ठीक है, शॉर्ट में इनको DCWG बोल देते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, बताना पड़ेगा, उन लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई ये देखो आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स में कमियां हैं जो मैंने आइडेंटिफाई करी है मेरे असेसमेंट में, एज पर ISA 265, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है। आ गया बेटा, समझ में क्लियर है यहां तक, यस और नो? यस सर। इतने समझ में आया? आया ना? यस सर। ठीक है, तो अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के 5 पार्ट हैं, जिसमें से फोर्थ पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया, लास्ट पार्ट इज द रिम्यूनरेशन, है ना? 5 मिनट ये भी देख लेते हैं। रिम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज रिम्यूनरेशन? समझा? टर्म सुनिए, रिम्यूनरेशन। हाँ या ना? नहीं सुनी? टर्म नहीं सुनी? रिम्यूनरेशन क्या होता है? सैलरी। सैल सैलरी इज अ टाइप ऑफ अ रिम्यूनरेशन। ना, रिम्यूनरेशन का मतलब हिंदी में हम लोग इसको बेटा मेहनताना कहते हैं। मैंने कोई काम किया तो उसके बदले में मेरे को जो रिटर्न मिलेगा, जो मैं रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ, जो मैं रिटर्न मांगता हूँ आपसे, ठीक है, उसको रेम्यूनरेशन। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो जो आपकी फीस है वो मेरा रेम्यूनरेशन है। ठीक है, अगर मैं कंपनी में इन्वेस्टर हूँ, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉफिट मेरा रेम्यूनरेशन है। ठीक है, अगर मैं कोई मजदूर हूँ जो डेली काम करता हूँ, तो वेजेस मेरा रेम्यूनरेशन है। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ जो मंथली बेसिस पे काम करता हूँ, तो सैलरी मेरा रेम्यूनरेशन हो सकता है। अगर कोई मैं एजेंट हूँ जो सेल कर रहा हूँ, तो कमीशन मेरा रिम्यूनरेशन हो सकता है। तो जो भी काम आप कर रहे हो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, इट इज कॉल्ड एज रेम्यूनरेशन। क्लियर है भाई? समझ में आई बात यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आप इस चीज को समझिए कि बोर्ड में जो लोग बैठे हैं एज अ डायरेक्टर, इनका रेम्यूनरेशन ह्यूज होता है नहीं होता? आप सब ये उम्मीद करते हो कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, वो पढ़ाई आपको कहीं ना कहीं बोर्ड तक लेकर के ले जाए, क्योंकि वहां जो रेम्यूनरेशन होगा वो कैसा होगा, वो ह्यूज रेम्यूनरेशन होगा। ठीक है, यू माइट बी अर्निंग इन करोड्स, है ना भाई? हाँ या ना? यू माइट यस। बी, डिपेंडिंग अपॉन इन विच कंपनी यू स्टार्टेड योर करियर विद। और आप बोर्ड में जब पहुंच जाओगे तो वो लाखों रुपए में नहीं होगा सैलरीज, वो करोड़ों रुपए तक आपका रेम्यूनरेशन जा सकता है। ठीक है, तब रेम्यूनरेशन जो सेटअप किया जाता है, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ सैलरी, वो सैलरी के टर्म्स में नहीं होता है। आपको कंपनी के स्टॉक्स दिए जाते हैं, आपको आपका जो रेम्यूनरेशन प्लान है वो आपके प्रॉफिट्स के बेसिस पर अलाइंड होता है कि भाई प्रॉफिट्स का कितना हिस्सा आपको दिया जाएगा। ठीक है, और इन सब चीजों पे बेस हो जाता है। तो ये अलग चीज होती है। तो क्या होता है कि कोई भी कंपनी का जो बोर्ड होता है, वो लोग बहुत पैसा चार्ज कर रहे हैं उस पोजीशन पे काम करने के लिए, और यहां से चीज थोड़ी खराब हो सकती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा लें। तो वो लोग जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं भाई, मैनिपुलेट, हाँ या ना, यस और नो? क्योंकि आप उस पोजीशन में हो कि आप कर यस। सकते हो। पहली बात तो आपको देखने वाला कौन है, बोर्ड तो सबसे टॉप हो गया, आपके ऊपर कौन है? कोई नहीं है ना हमारे ऊपर। एज अ बोर्ड अगर मैं हूँ, मेंबर हूं, तो मेरे से ऊपर कौन है? तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं मैनिपुलेट करना चाहूँ मैनिपुलेट कर सकता हूँ। समझ रहे हो बात को मेरी, हाँ या ना? यस सर। तो यहां से चीजें थोड़ी खराब हो सकती है। तो इसीलिए हमारे कोड के अंदर रेम्यूनरेशन को लेकर के कुछ प्रिंसिपल्स और जो है वो कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो द प्रिंसिपल्स आर कि भाई जो भी हमारे बोर्ड में बैठे हुए सदस्य हैं,
ठीक है, उनको जो रेम्यूनरेशन आपको देना है वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए विच अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो आप जो भी रेम्यूनरेशन प्लान बनाएं, अल्टीमेटली ये सोच करके बनाएं, ये समझ के बनाएं कि इससे फायदा कंपनी का हो, कंपनी को लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में जो है उसकी सक्सेस के हिसाब से आपको प्लान डिजाइन करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन शुड बी अलाइन टू द कंपनी पर्पस, वैल्यूज एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, जो सीनियर पोस्ट के मैनेजर्स हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, उन लोगों का रेम्यूनरेशन कंपनी के पर्पसेस, वैल्यूज और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज के हिसाब से अलाइन होना चाहिए। द सेकेंड प्रिंसिपल, तो पहली चीज तो ये है कि भाई आप अलाइन करो उसको कंपनी की सक्सेस के साथ, कंपनी के पर्पस के साथ, कंपनी की वैल्यूज के साथ, कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ, उसके साथ आप अलाइन करें उसको। सेकेंड प्रिंसिपल, द बोर्ड शुड एस्टैब्लिश फॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर डेवलपिंग द पॉलिसी फॉर एग्जीक्यूटिव। अब कैसे रिम्यूनरेशन इन लोगों का, ये जो बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, इनका रिम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होगा, इसके लिए कंपनीज को यहाँ पे फॉर्मल ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स बनाने चाहिए ताकि पॉलिसी डिजाइन करी जा सके। देखो, कोई भी रिम्यूनरेशन होता है, कोई एम्प्लॉय होगा बेचारा, उसके लिए तो आप पॉलिसी बना लोगे कि हाँ भाई हमारे एम्प्लॉयज को कैसे क्या सैलरी देंगे, उसका इंक्रीमेंट कैसे होगा, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होगा, उसके ऊपर बेस करेंगे। बनाते नहीं बताते बेचारे नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए, हाँ या ना, यस हम बनाते हो, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। क्या हुआ, नींद तो नहीं आ गई? हाँ, बुरा तो नहीं पढ़ा रहा ना मैं कि नींद आ रही हो तुम लोगों को? आई नो थिंक आई सर। एम इनटू अ गुड डिस्कशन, यस और नो? ठीक है, हैं, ज्यादा नहीं, प्रिंसिपल्स ही पढ़ेंगे आज हम, प्रोविजंस तो वैसे भी नहीं पढ़ पाएंगे, पर प्रिंसिपल्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको जब उस बेचारे छोटे एम्प्लॉय के लिए काम करने के लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ती है, तो इसी तरीके से जो बोर्ड में काम कर रहे मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, डायरेक्टर्स, उन लोगों की पॉलिसी बनाने के लिए भी आपके पास फॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स होने चाहिए। ना कोई पर्सन देखे कि हाँ भाई, उसको देख के समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से आप इनका रिम्यूनरेशन सेट करते हैं। ठीक है, कोई भी पर्सन खुद की पे डिसाइड करने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ना। आपको डायरेक्टर, अगर एक्स डायरेक्टर का पे डिसाइड करना है, तो एक्स डायरेक्टर खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि हाँ भी मेरा पे क्या होगा, कि मैं तो ये चाहूंगा मेरा पे ज्यादा से ज्यादा हो, मैं चाहूंगा नहीं चाहूंगा, जैसा। तो जब मेरा पे डिसाइड आपको करना हो तो मुझे इन्वॉल्व मत करो आप उसमें, एंड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर शुड एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट एंड डिस्क्रिएशन। ठीक है, व्हेन authorizing remuneration taking account of company and individual performance and wider circumstances। ठीक है, तो अब डायरेक्टर्स को जब दूसरे डायरेक्टर्स का यहाँ पे दूसरे डायरेक्टर्स का रिम्यूनरेशन तय करना है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जजमेंट की जरूरत है, डिस्क्रिप्शन की जरूरत है। ठीक है, कंपनी को ध्यान में रखते हुए, उस व्यक्ति की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को और वाइडर सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए, आपको किसी भी डायरेक्टर का, किसी भी बोर्ड मेंबर का, किसी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का पे डिसाइड करना चाहिए। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात यहां तक, यस और नो? यस। हाँ। यस सर। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है? अच्छा हाँ, तीन ही प्रिंसिपल हैं। तो ये प्रिंसिपल्स आज हमने कंप्लीट कर लिए, कल की क्लास में बेटा इसके प्रोविजंस कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है भाई, समझ में आया आज जो पढ़ाया मैंने अर्शदीप बितिन? यस सर। यस सर। कल क्लास फिर कंटिन्यू करते हैं, है ना? आज के लिए इतना। इसको घर पे पढ़ के आना, इन केस इफ एनी डाउट्स लेट मी आस्क, है ना, इन टुमारो क्लास। चलो बाय, गुड डे। थैंक यू सर।